सर कैसे हैं? देखिए, कल देखिए कल हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन की परमिशन कौन देता है? जो प्रिंसिपल है, कौन सा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो आर्टिकल 14 में उसकी परमिशन देता है। तो इन्होंने कहा कि भाई, आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार का नहीं कर सकते कि क्लास लेजिस्लेशन ही बनाओ, किसी वर्ग के लिए विधान बनाओ। फिर इन्होंने कहा कि जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो रीजनेबल होगा। तो क्या रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए जो सिद्धांत आया वो आर के डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर के केस में है, जिसमें इन्होंने कहा कि दो बातें होनी चाहिए। पहली चीज कि इंटेलिजेबल डिफरेंसिया, यानी बोधगम्य अंतरक, और जो ऑब्जेक्ट है और उस अंतरक यानी इंटेलिजिबल डिफरेंसिया के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद में हमने देखा नया केस आया, केस का नाम था ईपी रोयप्पा। ईपी रोयप्पा, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, AIR 1974, सुप्रीम कोर्ट 1974। और इस मामले का जो डिसीजन दिया था, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था जस्टिस पीएन जस्टिस पीएन भगवती। जस्टिस पीएन भगवती ने बात किया। इसको बोलते हैं न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, क्षमता के नए आयाम।
न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, क्षमता के नए आयाम। ठीक, इसमें इन्होंने कहा कि भाई हम जो ओल्ड रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत है उसको नहीं मान सकते, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा और नए कंसेप्ट अपनाने पड़ेंगे। और लास्ट में इन्होंने कहा कि जो एंटीथेसिस है आर्बिट्रेटरीनेस के, वो क्या है? वो क्षमता है। यानी जहां पर भी आर्बिट्रेटरीनेस है, यानी मनमानापन है, वहां क्षमता नहीं है, और जहां क्षमता है वहां मनमानापन नहीं। तो इन्होंने जो न्यू कंसेप्ट था वो किस पे बेस्ड था? एंटी थेसिस टू आरबी, नया कंसेप्ट इन्होंने कि जहां मनमानापन वहां क्षमता नहीं है, और जहां क्षमता है वहां मनमानापन नहीं है। ठीक, कहाँ का है ये बात? इस कौन से में? इपिरोयपा। ये पूछते भी न्यू कॉन्सेप्ट को, आरजेएस मेंस में भी पूछा हुआ है। नहीं, इसको आरजेएस मेंस में भी पूछा हुआ है। फिर देखिए इसके बाद में इसको कहां फॉलो किया गया? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम। ये डिसीजन भी किसने दिया था? पीएन भगवती ने दिया था और उसी ने फॉलो किया। ठीक, मेनका गांधी केस। फिर उसके बाद में मेनका गांधी के बाद में नेक्स्ट आया आर डी सेठी, आर डी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, 1970। ठीक है, ठीक है। अब दो सिद्धांत आ गए किसके? क्षमता के। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल वो हुई, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुई, और उस बेंच में ये क्वेश्चन फिर उठा कि भाई हमें न्यू कंसेप्ट अपनाना चाहिए या रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। तो इसके लिए जो केस आया वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है। केस का नाम है इन री स्पेशल कोर्ट्स बिल, बिल 1979 सुप्रीम कोर्ट। इनरी का मतलब है जो भी केस रेफरेंस में आते हैं, यानी जिसमें एंटी पार्टी नहीं होती, केवल राय ली जाती है, वो इनरी, और 5 जजों की बेंच के द्वारा सुना था 1970। इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई हम न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी को अपनाए, इक्विलिटी को अपनाए, या फिर रीजनेबल क्लासिफिकेशन के सिद्धांत को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस मामले में कि जो न्यू कंसेप्ट
है कि न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विलिटी को हम डिनाइल नहीं कर सकते, लेकिन क्लासिफिकेशन का जो आधार होगा वो जो पुराना आर के डाल्टमिया के केस में प्रतिपादित रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत है, वो ही मान्य होगा। यानी हम न्यू कंसेप्ट को मना नहीं कर रहे, लेकिन क्लासिफिकेशन का जो ग्राउंड होगा वो जो आर के डालमिया के केस में रीजनेबल क्लासिफिकेशन के ग्राउंड है, वो ही क्लासिफिकेशन के ग्राउंड, यानी पुराने वाले सिद्धांत को ही इसमें मान्यता थी। आई बात समझ में? आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे भाई? क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन की परमिशन है, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन की परमिशन नहीं। हाँ, फिर वर्गीकरण करो तो कैसे करोगे आप? रीजनेबल करोगे। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का किस में दिया? पहले काठी कैनिंग के केस में दिया था, लेकिन बाद में आर के डालमिया में इसे एक्सप्लेन ज्यादा किया। तो ये आर के डालमिया के केस को मानते हैं। इस केस में कहा कि भाई दो चीजें होनी चाहिए, बोधगम्य अंतरक, इंटेलिजिबल डिफरेंटिया, और जो इनके बीच के जिस ऑब्जेक्ट के लिए कानून बनना है उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। ठीक। इस कंसेप्ट के बाद में फिर नया कंसेप्ट आया, कौन सा? ये न्यू कंसेप्ट ईपी रोयापा के केस में 74 में। इसमें इन्होंने कहा कि केवल एंटीथेसिस आर्बिट्रेटरीनेस जहां पर भी है वहां पर क्या है? इक्वलिटी है। यानी जहां मनमानापन नहीं है वहां पर समानता, क्षमता है, और जहां पर मनमानापन है वहां समता नहीं। और वो कहता है बाकी पुराने कंसेप्ट को बंद करो, केवल इतना लागू करो। लेकिन इन री स्पेशल कोर्ट बिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 79 में, फुल बेंच है, कि इसमें ये कहा है कि हम क्षमता के न्यू कंसेप्ट के लिए मना नहीं कर रहे, कि जहां इसकी जरूरत होगी वहां हम इसे अडॉप्ट करेंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन का जो ग्राउंड है वो आर के डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर के केस में जो दिया गया है वही महत्वपूर्ण। आगे बात समझ। तो ये बात कहां पर कही? इस केस में कही। समझ गए? क्लासिफिकेशन कैसे होगा, इक्वलिटी कैसे आएगी, और ये इसके बाद में हम एग्जाम्पल देखते हैं। जो क्लासिफिकेशन करके कानून बनाएंगे उनके हम एग्जाम्पल देखते हैं, है ना? इसमें सबसे पहले देखो के ए अब्बास वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। पहला के ए अब्बास वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो सेंसर बोर्ड है उसके लिए जो कानून बनाया जाता है, सेंसर बोर्ड क्या है? जब पिक्चर रिलीज होती है, पिक्चर रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड के पास जाती है, सेंसर बोर्ड वाले उसे देखते हैं, देखने के बाद उसकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं, और उसे प्रदर्शन की कुछ बात काटने की अनुमति के साथ परमिशन देते हैं। तो जब पिक्चर देखने के बाद सेंसर बोर्ड, आपने देखा होगा कि जब पिक्चर स्टार्ट होती है तो सर्टिफिकेट आता है ना, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट। तो सेंसर बोर्ड तीन प्रकार के सर्टिफिकेट जाते हैं। पहला सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है यू कैटेगरी की मूवी। कैसी कैटेगरी की? यू कैटेगरी की। एक होती है यू ओब्लिक ए कैटेगरी की, ओके। और एक होती है ए कैटेगरी की। तीन प्रकार का सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट जारी करता है। भाई जिन्हें लगता है कि सेंसर बोर्ड सही सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है वो
तो इन्होंने ये कहा कि जो पिक्चर है भाई वो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है और सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखने का अधिकार है, और ये जो क्लासिफिकेशन सेंसर बोर्ड द्वारा किया जाता है ये गलत है। यू पिक्चर का मतलब होता है फुल फैमिली ड्रामा, इसे किसी भी उम्र का व्यक्ति कोई भी देख सकता है। जिन पिक्चरों में यूए सर्टिफिकेट होता है उन्हें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं देख सकते। ठीक, इन्हें 12 से अधिक आयु के बच्चे देख सकते हैं, लेकिन अगर उनकी उम्र 12 से 18 वर्ष है तो वो संरक्षक के गाइडेंस में बैठ करके देखेंगे, अकेले नहीं देख सकते। ठीक है, और जो ए कैटेगरी की मूवी होती है, जैसे हॉरर मूवी हो गई, कोई एडल्ट मूवी हो गई, इस प्रकार की मूवी होती है जो केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति देख सकते हैं। आगे बात समझिए, इन्हें कौन देख सकता है? केवल 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ही देख सकता है। तो कहने का मतलब यू कोई भी देख सकता है। तो इन्होंने कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये रीजनेबल नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है कि नहीं है? हाँ सुंदर जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। ये क्लासिफिकेशन रीजनेबल है कि नहीं है? सर, रीजनेबल है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी आप वाली बात कही कि ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है सेंसर बोर्ड द्वारा ये सही है, रीजनेबल है ना, युक्ति युक्त क्लासिफिकेशन माना गया। इस प्रकार से सेंसर बोर्ड द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। एयर इंडिया वर्सेज नरगिस मिर्जा। 1991 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या था कि दो रूल थे एयर इंडिया के, जो नियम बने हुए थे, रूल्स बने हुए थे, उसमें दो रूल्स थे, यानी रूल 46 और रूल 47। दो रूल बने हुए थे, रूल 41 और रूल 47। अब चैलेंज किसे किया गया? इन दोनों रूलों को इस केस में चैलेंज किया गया। ठीक, तो 46 में ये था कि कोई भी महिला परिचायिका यानी एयर होस्टेस ठीक, कोई भी एयर होस्टेस है, वो जिस दिन ड्यूटी करेगी यानी नौकरी लग गई, उसके 5 इयर्स में मैरिज नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? शादी नहीं कर सकती। ठीक, ये रूल 46 में दिया। और 47 में इन्होंने कहा कि अगर किसी ने मैरिज कर ली, कब? 5 इयर्स के बाद में। ठीक है, कितने साल बाद? नौकरी के बाद 5 इयर्स में अगर उसने शादी कर ली और अगर उसने बच्चा पैदा किया तो फिर वो नौकरी नहीं कर सकती, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये रूल्स 47। रूल्स 47 में इन्होंने एक बात और कही कि जो भी एयर होस्टेस है मैक्सिमम कितना, 35 वर्ष की उम्र तक नौकरी कर सकती है, उसके बाद में नौकरी नहीं कर सकती। ठीक, फिर उसके बाद में इन्होंने कहा कि अगर 35 बाद में कर सकता है तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ऑफिसर ऑफ
जो सुप्रीम ऑफिसर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इसको पावर है कि उसकी नौकरी को एक बार में 1 ईयर्स के लिए क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। कितने दिन के लिए? और ऐसे कुल मिलाकर 45 ईयर की एज तक इसकी नौकरी को एक्सटेंड किया जा सकता है। कौन कर सकता है? जो ऑफिसर है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, वो सुप्रीम ऑफिसर, उसी को ये पावर थी। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आई कि साहब ये 46 में ब्याह करने को रोक रहे हैं, और मैरिज का अधिकार है कि नहीं है। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का अधिकार है, आर्टिकल 21 में क्या है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा कि स्टेट आपका ब्याह कराएगा। कहीं आप कह दो कि नहीं, स्टेट की जिम्मेदारी है, रिट लगा दो कि मेरी शादी करो। नहीं ललित जी कि कल ही रिट लगा दो, साहब मेरा ब्याह नहीं हो रहा, मेरा ब्याह कराओ। और शादी का अधिकार मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो इन्होंने कहा कि साहब एक तरफ तो आप फंडामेंटल राइट दे रहे हो, दूसरी तरफ आप मना कर रहे हो। ठीक। और एक तो इन्होंने कहा कि देखो, जो वर्क की नेचर है उसके अकॉर्डिंग 46 में जो शर्त है वो सही सही है कि नहीं है सुंदर जी? तो भाई शादी कर ली तो फिर लोगों को खाना कैसे खिलाएगी? तो भाई जी सर। लग गई तो 5 साल तो खाना पीना खिला, उसके बाद में कर लेना। वो कहे, यहाँ ये शर्त ठीक है, वर्क नेचर के अनुसार 46 में जो रूल्स बने हुए हैं ये शर्त सही है, ये गलत है। लेकिन शादी हो गई, उसके बाद में आप बच्चा करने से कैसे रोकोगे? ये तो आर्टिकल 21 का भी वोलेशन हो रहा है। नहीं। और फिर उसके बाद में आप इस ऑफिसर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी को पावर दे रहे हो कि आप किसी भी महिला को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, और किसी को भी मना कर सकते हो। ग्राउंड को बताओगे, बिना ग्राउंड के। तो ये तो क्या हो गया, आर्बिट्रेटरीनेस हो गया कि नहीं होगा? आर्बिट्रेटरी हो गई कि नहीं होगी? मनमानापन कि चचे जिसको तो चला दे। तो इन्होंने कहा कि 46 रूल्स है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन रूल 47 क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्योंकि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं करता। ये किस केस में कहा? नरगिस मर्जा, एयरपोर्ट एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, 1991। क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है ना, कि जो हम नियम बना रहे हैं उसमें जो दो वर्गों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन सही है या नहीं। नहीं। फिर नेक्स्ट केस देखिए, मिट्ठू वर्सेस स्टेट, मिट्ठू है ये, है ना, ऑफ पंजाब, AIR 1983, सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा कि IPC में 2 सेक्शन बनाए, 302 और 303। 302 में ये कह रहा है कि जो व्यक्ति मर्डर करेगा, क्या करेगा, मर्डर करेगा, उसे 2 पनिशमेंट दिए जाएंगे। या तो दैट सेंटेंस दिया जाएगा, या लाइफ लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा। ठीक। और ऑप्शन में विथ, ठीक। और 303 में भी यही है कि जो मर्डर करेगा उसको केवल क्या दिया जाएगा,
दैट सेंटेंस दिया जाए। और ऑप्शन में कुछ नहीं, ऑप्शन में ओनली दैट सेंटेंस दिया जाएगा। 302 और 301 में जो क्लासिफिकेशन ये है कि ये कोई भी पर्सन, एनी पर्सन दिया होगा, है ना। और 302 में कौन है, वो इम्प्रिजनर है, प्रिजनर है, कैदी है। कौन सा कैदी, जिसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली हुई, लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा मिली है, वो LI की सजा मिली। तो इन्होंने कहा कि भाई एक आदमी, नॉर्मल आदमी मारता है तो उसे दोनों में कोई एक दिया जाता है, रेयरेस्ट टू रेयर है तो डेथ सेंटेंस, अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजमेंट। और 302 में केवल डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। ये तो कोई बचने वाली बात नहीं है। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने परिस्थितिवश हत्या कर दी, सपोज करो, जेल में तो यही होता है, एक दूसरे को मारने आ रहा है, जो मारने आ रहा है उसने उसको मार दिया, तो अब तो इसको केवल एक ही सजा दी जाएगी, डेथ सेंटेंस। तो इन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन केवल ये दो व्यक्तियों का, कि भाई एक को सजा मिल गई और एक को सजा नहीं मिली, दो का डिफरेंस करने वाला सेक्शन है कौन सा, आर्टिकल 303। और इसमें सजा देने के बाद में परिस्थितियों को तो देखा ही नहीं जाता, इसलिए आर्टिकल 303 की जो सजा है, उस सजा को इन्होंने क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, असंवैधानिक। कौन से केस में, मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 सुप्रीम कोर्ट। फिर इसमें कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आर्टिकल 14 में नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी है क्या, नहीं, यानी नेचुरल जस्टिस इंक्लूड है क्या। तो केस का नाम लिखिए, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इनलैंड, इंग्लैंड नहीं है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस बज्रोनाथ गांगुली। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस कौन सा, बज्रोनाथ गांगुली। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति को उसकी नौकरी से निकाल दिया, इन्होंने रूल्स बना रखे कि भाई ये जो कंपनी है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इसमें क्या फर्क होता है कॉरपोरेशन और कंपनी में, निगम और कंपनी में क्या फर्क होता है, हाँ बिल्कुल, क्या फर्क होता है कॉरपोरेशन और कंपनी में। सर जो कॉरपोरेशन होता है वो एक मतलब प्राइवेट एंटिटी होती है, मतलब उसको बनाया जा सकता है। और कंपनी जो होती है वो पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है और प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकती है। और कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन पार्शियल कंपनी वो होती है सर, प्राइवेट, मतलब गवर्नमेंट का आधा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है और बाकी जो अथॉरिटी है उसका तो होता समझो ना, जिस इंस्टीट्यूशन को सर्विस के ऑब्जेक्ट से क्रिएट किया गया है वो कॉरपोरेशन होता है। आगे बात समझो, यानी सेवा करने के इंटेंशन से जो संस्था बनाई गई है उसको निगम कहते हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम गाठे में जा रही है लेकिन सेवा कर रही है, इसलिए कंपनी नहीं है, क्या है, कॉरपोरेशन।
आगे बात सके। नगर निगम, तो जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी जो इंस्टीट्यूशन किसके लिए बनाए गए हैं, सेवा करने के पर्पज से, वो तो होता है कॉरपोरेशन। और जो पैसा कमाने के उद्देश्य से होता है वो कंपनी। समझ? सेवा, सर्विस भी नहीं, सेवा करने के लिए। रोडवेज कर रही है कि नहीं कर रही? नगर निगम वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जाकर के देखो एक बार नगर निगम में, फुल सेवा करते हैं। नहीं ललित जी? तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में क्या रूल बना रखा था कि भाई एक व्यक्ति को हम उसकी सर्विस से निकाल सकते हैं। कैसे? या तो 3 मंथ का, प्रीवियस नोटिस दे करके, या 3 मंथ की एडवांस सैलरी दे करके विदा कर सकते हैं। भाई साहब आप अपने रवाना हो। तो बज्रुनाथ गांगुली बुढ़ापे की तरफ तो 50 साल से अधिक उम्र का था, 54-55 का था। और एक दिन इसके बॉस ने बुलाया, 3 महीने की तनख्वाह दी और कहा अब कल से मत आना। वो कहा क्यों? वो कहा ये मत पूछ, देखें रूल्स है। वो कहा सब, मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया आपके रूल्स के चक्कर में। नहीं क्या? वो कहा नहीं, देख यार रूल्स यही है, बताने की जरूरत नहीं, हमारा मन किया 3 महीने का एडवांस ले, नियमों के अनुसार रवाना। तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 में आपने कोई रूल्स बना दिया, नियम बना दिया, कोई विधि बना दी, तो वो विधि में सामने वाले को कारण तो बताओगे कि हम आपको क्यों निकाल रहे हैं। ये थोड़ी है कि 3 महीने के तनख्वाह दिन किसी को भी विदा कर दोगे। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 में क्या, कि आर्टिकल 14 में नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड है। आगे बात सुनो। आर्टिकल 14 में नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या है, निहित है। कौन से केस में कहा गया? बज्रुनाथ गांगुली। कौन से केस में? इनलैंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, बज्रुनाथ गांगुली। ठीक है? कब का है ललित जी? 1986 का है सर ये। 6 का है जी। कब का? 1986 का। 1986 का केस है, 1986 का केस। हमने सर इसको सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिख रखा है सर। बिल्कुल सेंट्रल ही है, सिर्फ बिल्कुल सही है, सही है। आगे बात समझो। और आर्टिकल 21 में अगर आपसे पूछे कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत निहित है, ये कौन से केस में कहा गया? आर्टिकल 14 में किसके, कौन से केस में? सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। और आर्टिकल 14 में तो ये हो गया। और अगर यहां पर हम आर्टिकल 21 लिखें तो आर्टिकल 21 के लिए है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट। अगर आर्टिकल 21 के लिए पूछे तो कि कौन से केस में कहा गया कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत आर्टिकल 21 में इंक्लूड है, तो मेनका गांधी। और आर्टिकल 14 पूछे तो सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस बज्रुनाथ गांगुली।
इन दोनों में आप पूछोगे। आगे बात समझ में कि अगर आपसे पूछे दोनों में से कि किस में दिया हुआ है तो आप ये बताओगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट केस है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जावेद के केस के क्या था कि जो म्युनिसिपालिटी और पंचायत, इसके जो चुनाव होते हैं ना, उनमें शर्तें रखी कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। उस शर्त में एक शर्त ये थी कि वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं जिसके 2 बच्चे हैं। कितने? यानी 2 चाइल्ड। यानी 2004 के बाद में केवल उसके कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे। 2004 से पहले कितने भी बच्चे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2004 के बाद में जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जावेद पहुंच गया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। उस वक्त लालू प्रसाद यादव थे भारत के रेल मंत्री 2003। तो उन्होंने कहा साहब जो 16 बच्चों वाला आदमी है वो जब सांसद और मंत्री बन सकता है तो क्या 2 से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति एक पार्षद, वार्ड पंच, सरपंच ही नहीं बन सकता? जब आप देश की इतनी बड़ी पोस्ट तो 16 बच्चे वाला आदमी को दे रखा है, और मैं तो छोटा सा एक सरपंच बनने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें भी आपने क्या कर दिया? रोक। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भाई आपने जो 2 क्लासिफिकेशन किए हैं ना कि पार्षदों के तो इनके 2 बच्चे होने चाहिए और सांसद और एमएलए और एमपी इन पे कोई दिक्कत ही नहीं, ये कितने भी बच्चे पैदा करो। तो उन्होंने कहा साहब ये तो गलत बात है। उन्होंने कहा भाई सही बात। तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई एक बात बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, इनकी जितनी भी पॉलिसियां हैं उनको एग्जीक्यूशन कौन करवाता है? जैसे एसआईआर आई, एसआईआर का पॉलिसी तो कहाँ की है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूशन किन्होंने कराया? बीएलओ, पटवारी, सरपंच इन्होंने ही करवाया, वार्ड पंच इन्होंने ही करवाया ना। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एक योजना भी है, और वो योजना कौन सी है? परिवार नियोजन है क्या? नहीं? भाई परिवार नियोजन भी क्या है? एक योजना है। एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? सरपंच और पंच। और जब सरपंच और पंच के 5 बालक हो और वो जाकर किसी से कहे कि 2 ही अच्छे हैं, तो वो क्या कहेगा सामने वाला कि सरपंच जी थारा बराबर तो दो। तो सरकार की योजना फेल होगी कि नहीं होगी? तो वो कहता है कि भाई एग्जीक्यूशन सांसद नहीं करा रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उसका एग्जीक्यूशन सांसद नहीं करा रहा। कौन करा रहा है? पंच और सरपंच। और जब पंच और सरपंच है कि अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो, इसलिए इन्होंने कहा कि जो चुनाव के अंतर्गत जो बच्चों की शर्तें रखी है, कौन सी? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत के जो चुनाव हैं उनमें किसी व्यक्ति के खड़े होने की जो योग्यता है उसमें 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। ये शर्त रीजनेबल क्लासिफिकेशन आधार पर है और युक्त युक्त।
इस कंडीशन को कैसा माना? रीजनेबल माना, युक्ति युक्त माना। केस का नाम जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, AIR 2003। समझ गए? फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है डॉक्टर KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। डॉक्टर KR लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इन्होंने कहा कि भाई जुआ खेलना बंद कर दो, लेकिन घोड़ेबाजी पे पैसे लगाने के लिए आया क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा कि घोड़ेबाजी पे जो पैसे लगते हैं वो सट्टा नहीं है, बल्कि एक कौशल का खेल है। बाकी चीजें तो कि पिक्चर ढूंढो, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, नंबरिंग पे, ये भाग्य है। लेकिन घुड़दौड़ एक कौशल का खेल है, न कि जुआ। ठीक है? ये गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि एक क्या है, स्किल्ड प्रोफेशन है। क्या? घुड़दौड़। फिर उसके बाद में नेक्स्ट केस आया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेज भरत कुमार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म एंड अदर्स। AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई जो भारत बंद, राजस्थान बंद, तो ये कहते हैं जो बंद करवाते हो आप, बंद का आह्वान करती है ये पार्टियां, नहीं? तो क्या ये पार्टियां जो बंद का आह्वान करती हैं, ये क्या सही है? क्या आर्टिकल 14 में फंडामेंटल राइट है? तो उन्होंने कहा कि भाई बंद का जो आह्वान करते हो, उससे जो दुकानें बंद होती हैं, उनकी क्या गलती है भाई साहब? तो इस प्रकार से बंद का आह्वान करना आर्टिकल 14 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो वकील करते हैं, जो हाला लीजिए, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। हरीश उप्पल वाले केस में जो कहा गया था, कैप्टन हरीश उप्पल वाला। बिल्कुल ठीक है। सर उसके बाद तो लेटेस्ट महेंद्र सांडिल्य का वो बड़ा भी आ गया ना। बिल्कुल कल इस चीज को डिस्कस करेंगे अपन, है ना? हम्म। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट RK गर्ग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। RK गर्ग, किसका नाम लिखिए, RK गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं बेयर बोन्ड केस, स्पेशल बेयर बोन्ड केस 1981 सुप्रीम कोर्ट। EIR 1981 सुप्रीम कोर्ट।
देखिए इस केस में इन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति टैक्स की चोरी कर रहे उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बेयर बोर्ड स्पेशल बेयर बोर्ड इक्विटीज एक्ट के अंतर्गत धारा 3 में छूट दी कि आपने जो भी चोरी की है उस टैक्स को बिना पेनल्टी के जमा करा दो। ठीक है, यानी आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, जितना आपका टैक्स है उतना टैक्स जमा करा दो, आपसे इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं। फिर ये आर के गर्ग चला गए कहां पर, सुप्रीम कोर्ट, और इन्होंने सेक्शन 3 इक्वलिटी, ये स्पेशल बेयर बोर्ड इक्वलिटी एक्ट को चैलेंज किया। 3 इन्होंने कहा कि साहब एक बात बताओ, मैं इनकम टैक्स पेयर 3 साल से रेगुलर मैं वो दे रहा हूँ छोरी, 3 साल से क्या अब तक है ना, क्या कर रहा हूँ वो दे रहा हूँ। तो मैं जब ये दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, और एक आदमी जिसने अब तक पैसे नहीं दिए, तो जो आदमी पैसे दे रहा है उसमें और जो आदमी अब तक पैसे नहीं दे रहा उसमें आपने कोई फर्क ही नहीं किया। उसको भी ये कह रहे हो कि भाई आप अपना टैक्स जमा करा दो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिर मैं रेगुलर पैसे क्यों दूंगा, मैं भी अपना चोरी करूंगा, फिर जिस दिन आप कहोगे उस दिन एक साथ जमा करा दूंगा, मेरे को कहाँ दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपकी बात सही है कि जो व्यक्ति चोरी कर रहा है उसको और जो व्यक्ति चोरी नहीं कर रहा है उसके बीच में जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो गलत है। लेकिन एक चीज हमें देखनी पड़ती है, पब्लिक इंटरेस्ट, कि आज इस एक्ट में जो पैसा जमा हो रहा है वो देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को, ऑब्जेक्ट को देखते हुए, वैसे तो क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, जितना पैसा आएगा वो देश के डेवलपमेंट में काम आएगा। तो ऑब्जेक्ट को देखते हुए ये क्लासिफिकेशन सही है और इस एक्ट की धारा 3 को कॉन्स्टिट्यूशनल। कौन से केस में, आर के गर्ग, इस पर स्पेशल बेयर बोर्ड केस भी कहा जाता है, इसे स्पेशल बेयर बोर्ड केस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, रणवीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं, AIR 1982। इन्होंने कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल वेजेस की बात की, यानी औरत काम करे या पुरुष काम करे, दोनों को क्या मिलना चाहिए, समान। जैसे हम कोई मजदूर लेने जाते हैं, दाढ़ी मजदूर, अगर पुरुष आता है तो 800 रुपये लेता है और महिला आती है तो 500 रुपये लेती है और सारा दिन वही काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रणवीर सिंह गया, वो कहा साहब ये जो वेजेस का डिफरेंस, इसको खत्म। अब देखो कोई भी कोर्ट है वो समाज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। कब का है, 1982। 1982 में महिलाओं की स्थिति क्या थी, पुरुषों से अच्छी थी क्या। तो जो समाज की सिचुएशन होती है ना, डिसीजन भी उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इक्वल वेजेस यानी समान कार्य के लिए समान वेतन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, न कि फंडामेंटल राइट। ये सरकार की ड्यूटी है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। इक्वल वर्क इक्वल वेजेस, ये किसकी ड्यूटी है, सरकार की है, न कि समाज। ठीक है,
फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए DS नकारा वर्सेज भारत संघ। DS नकारा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत क्या है, इंक्लूड। ठीक है, बाकी अपन मंडे को डिस्कस करेंगे, है ना। उसमें अब ये लेटेस्ट वाले केस लो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो इनको अपन मंडे को डिस्कस करेंगे और 5 मिनट बाद में फिर BNSS की क्लास लेते हैं। मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ आपको।